नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं बीआरओ व्हीकल मैकेनिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यस बैच जो हमने स्टार्ट किया है उसकी क्लास नंबर 22 है। इससे पहले हम 21 क्लास अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस 21 क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल पे। ये है 22 क्लासेस। तो अगर आप बीआरओ व्हीकल मैकेनिक के अलावा ITI मोटर मैकेनिक व्हीकल की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। या फिर आप ITI में हैं तब भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे सर्च मारें फोकस पावर ऑफिशियल, आपको चैनल मिल जाएगा, उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, एन गियर सिस्टम स्पीड रिडक्शन मीन्स टॉर्क। तो गियर प्रणाली में गति कम होना का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? स्टेबिलाईजेशन होता है, इंक्रीज होता है, रिडक्शन होता है, या फिर विल नॉट इन्फ्लुएंस। तो क्या होगा? गियर प्रणाली में गति का कम होने पे क्या होता है? तो क्या चीज होती है गति कम होने पे? चार ऑप्शन आपके पास है। राइट आंसर होगा इंक्रीज। तो क्या होगा? टॉर्क क्या होगा? टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा। स्पीड अगर घटेगी तो टॉर्क बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू मेस्ट गियर्स हैव अ गियर रेशियो ऑफ 3:1 every time the larger gear turns the smaller gear will be 2 टर्न। तो दो मैश गियर का गियर अनुपात 3:1 है और हर बार बड़ी गियर चलेगी तो छोटी गियर कितनी चलती है? तो कितना चलेगी? 1/3 बार चलेगी, 3 गुना चलेगी, या फिर एक बार चलेगी, या 3 गुना चलेगी, या फिर 6 गुना चलेगी। तो 3 टाइम्स, 6 टाइम्स, 1 टाइम, या 1/3 टाइम्स। तो कितने टाइम चलेगी अगर रेशियो 3:1 है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1 टाइम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ टू मैसिंग गियर्स हैव अ 4:1 गियर रेशियो एंड द स्मॉलर गियर हैज 20 टीथ, द लार्जर गियर विल हैव। तो यदि दो मैसिंग गियरों का 4:1 गियर अनुपात है और छोटे गियर में 12 दांते हैं तो बड़ी गियर में होंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके बीआरओ के एग्जाम में आ सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर छोटे गियर में 12 दांते हैं और रेशियो है उसका 4:1 का, तो आपको बताना है कि बड़े गियर में कितने दांते होंगे। तो कितने होंगे? 12 दांते होंगे, 24 दांते होंगे, 36 दांते होंगे, या फिर 48 दांते होंगे। 12 टीथ, 24 टीथ, 36 टीथ, या फिर 48 टीथ। तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आंसर आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको टाइम लग रहा है तो वीडियो को पॉज करके भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 48 टीथ। तो 48 दांते होंगे बड़े गियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ रियर एक्सल इन विच द व्हील एंड इज सपोर्टेड बाय बियरिंग इनसाइड द एक्सल हाउसिंग इज। तो वह प्रकार का पिछले का एक्सल, रियर एक्सल की बात कर रहे हैं, जिसमें व्हील अंतः एक्सल हाउसिंग के अंदर बेयरिंग द्वारा समर्थित होता है। तो कौन से में होता है? जिसमें व्हील एंड इज सपोर्टेड बाय बेयरिंग इनसाइड द एक्सल हाउसिंग। तो कौन से एक्सल में होता है? तो सेमी फ्लोटिंग एक्सल में होता है, 3/4 फ्लोटिंग एक्सल में होता है, या फुल फ्लोटिंग एक्सल में होता है, या फिर 1/4 फ्लोटिंग एक्सल में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सेमी फ्लोटिंग एक्सल में क्या होता है? द टाइप ऑफ रियर एक्सल इन विच द व्हील एंड इज सपोर्टेड बाय बियरिंग इनसाइड द एक्सल। तो क्या जो इनसाइड द एक्सल की हाउसिंग से सपोर्ट करता है व्हील को, तो कौन सा है? सेमी फ्लोटिंग एक्सल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द एक्सल सिंपली रिमेन्स स्टेशनरी एंड डज नॉट मूव विद द व्हील्स इज कॉल्ड। तो एक्सल सिर्फ स्थिर रहता है और पहियों के साथ नहीं चलता है, तो उसे कहते हैं। तो कौन सा एक्सल कहते हैं? तो जो एक्सल पहियों के साथ नहीं रहता है और स्थिर रहता है, यानी कि स्टेशनरी रहता है, तो उस एक्सल को हम क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो लाइव एक्सल कहते हैं, डेड एक्सल कहते हैं, सेमी फ्लोटिंग एक्सल कहते हैं, या फिर फुल फ्लोटिंग एक्सल कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, एक्सल। तो क्या, क्योंकि उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है, व्हील को कोई पावर नहीं दे रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? डेड एक्सल कहलाएगा। नेक्स्ट है, इन द ट्रांसमिशन सिस्टम द प्रोविजन ऑफ स्लिप जॉइंट अलाउ अ चेंज इन द। तो संचरण प्रणाली में
स्लिप जॉइंट की प्रावधान द्वारा एक परिवर्तन की अनुमति होती है। तो जो स्लिप जॉइंट है वो किस चीज को अलाउ करता है, किस चीज की चेंज को अलाउ करता है, मतलब क्या चीज बदल सकती है। तो ऑप्शंस है एंगल ऑफ ड्राइव, ड्राइव के कोण को बदल सकते हैं, या लेंथ ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट की लंबाई को बदल सकते हैं, या स्पीड रोटेशन, स्पीड की रोटेशन को बदल सकते हैं, या फिर शाफ्ट के डायामीटर को बदल सकते हैं। तो स्लिप जॉइंट होगी जिसमें, तो स्लीप जॉइंट से क्या चीज बदल सकते हैं, ये चार ऑप्शन आपके पास है। तो इनमें से क्या चीज बदल सकते हैं हम स्लीप जॉइंट के द्वारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेंथ ऑफ द शाफ्ट। तो क्या जो स्लीप जॉइंट होता है उससे हम क्या शाफ्ट की लंबाई को बदल सकते हैं, तो चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लोटिंग एक्सल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। तो फ्लोटिंग एक्सल को सबसे आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो किसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है फ्लोटिंग एक्सल को? तो ऑप्शंस है द अमाउंट ऑफ टॉर्क ट्रांसमिट, तो जो टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है उसके डिपेंड पे बदला जाता है, यानी कि उस आधार पे क्लासिफाइड किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है डिपेंडिंग अपॉन दियर लोकेशन वेदर एट फ्रंट और रियर। तो लोकेशन पे डिपेंड करेगा कि वो फ्रंट में है रियर में है। थर्ड ऑप्शन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फोर्स लाइक टॉर्सनल, वर्टिकल एंड लेटरल लोडिंग टू विच दे आर सब्जेक्टेड। या फिर उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, लोड के नेचर पे डिपेंड करेगा कि कौन सा लोड वो ले रहा है, टॉर्सनल ले रहा है, वर्टिकल ले रहा है या लेटरल लोडिंग ले रहा है। तो उसे देख के क्लासिफाइड किया जाता है एक्सल को, फ्लोटिंग एक्सल्स को। लास्ट ऑप्शन है प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ टाइप एंड नंबर ऑफ द बेयरिंग यूज्ड एट द वर्क। तो क्या नंबर ऑफ बेयरिंग से यूज किया जाता है कि जो उसके बेसिक टाइप के होते हैं, तो वो नंबर ऑफ बेयरिंग देखेंगे कि कितने बेयरिंग है, उसके अनुसार उसको वर्गीकृत करेंगे। तो किससे करते हैं फ्लोटिंग एक्सल को वर्गीकृत, किस आधार पे करते हैं? तो चार ऑप्शन है आपके पास। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फोर्स लाइक टॉर्सनल, वर्टिकल एंड लेटरल लोडिंग टू विच दे आर सब्जेक्टेड। तो किस चीज पे डिपेंड करता है? जो एक्सल है उसके, जो फ्लोटिंग एक्सल है उसके जो बेसिक नेचर है वो क्या देखते हैं, टॉर्सनल, वर्टिकल और लेटरल लोडिंग के अनुसार उसको क्लासिफाइड किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द हॉचकिस ड्राइव द रियर टॉर्क इज एब्जॉर्ब बाय द। तो हॉचकिस ड्राइव में पीछे का टॉर्क स्वतः अवशोषित होता है। तो किसके द्वारा अवशोषित होता है हॉचकिस ड्राइव में? तो टॉर्क ट्यूब द्वारा होता है, रियर स्प्रिंग के द्वारा होता है, या रेडियस रॉड के द्वारा होता है, या फिर यूनिवर्सल जॉइंट के द्वारा होता है। तो किस में होता है हॉचकिस में पीछे का टॉर्क स्वतः अवशोषित किससे होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, रियर स्प्रिंग के द्वारा जो टॉर्क होता है वो एब्जॉर्ब होता है हॉचकिस ड्राइव में। नेक्स्ट है कॉर्नरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय स्लिप एंगल इज कॉल्ड। तो कॉर्नरिंग फोर्स को स्लिप कोण से विभाजित किया जाता है, इसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं जो कॉर्नरिंग फोर्स डिवाइड करता है स्लिप एंगल को, उस एंगल को उसको हम क्या कहते हैं? तो सेल्फ राइटिंग टॉर्क कहते हैं, या कॉर्नरिंग पावर कहते हैं, या न्यूमेटिक ट्रेल कहते हैं, या फिर कैम्बर कहते हैं। तो क्या चीज कहते हैं? चार ऑप्शन आपके पास हैं, आंसर कर सकते हैं कमेंट में। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कॉर्नरिंग पावर। तो जो कॉर्नरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय स्लिप एंगल को क्या क्या कहते हैं हम? कॉर्नरिंग पावर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द इंक्लूडेड एंगल इज द सम ऑफ। तो सम्मिलित कोण दोनों के योग होता है। तो जो इंक्लूडेड एंगल होता है वो किस किस को जोड़ के होता है इंक्लूडेड एंगल? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ऑप्शन है कैम्बर और कैस्टर को जोड़ के इंक्लूडेड एंगल बनता है, या फिर कैस्टर एंड किंगपिन इंक्लिनेशन को जोड़ के बनता है, या कैम्बर और किंगपिन इंक्लिनेशन का सम यानी कि जोड़ के इंक्लूडेड एंगल बनता है, या फिर लास्ट ऑप्शन है कैम्बर एंड टोइन को जोड़ के इंक्लूडेड एंगल बनता है। तो चार ऑप्शन आपके पास है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कैम्बर एंड किंगपिन इंक्लिनेशन। तो कैम्बर और किंगपिन इंक्लिनेशन को जोड़ेंगे तो वो क्या इंक्लूडेड एंगल निकल जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द टू बेसिक टाइप ऑफ एक्सल्स आर। तो एक्सल के दो मूल आधार प्रकार है। तो जो बेसिक टाइप है एक्सल के वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन है, वेट अ मिनट, ऑप्शन है सेमी फ्लोटिंग एंड फुल फ्लोटिंग एक्सल है। सेकंड ऑप्शन डेड एंड लाइव एक्सल है। थर्ड ऑप्शन है डेड एंड फ्लोटिंग फुल फ्लोटिंग एक्सल है, या फिर लाइव एंड फुल फ्लोटिंग एक्सल है।
तो जो जो दो बेसिक टाइप है एक्सेल्स के वो कौन से इनमें से? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, डेड एंड लाइव एक्सेल। तो क्या जो डेड और लाइव एक्सेल होते हैं वो एक दो बेसिक टाइप के एक्सेल होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, स्टीयरिंग ऑफ द पैसेंजर कार्स विदाउट पावर स्टीयरिंग वेरीज इन बिटवीन। तो पावर स्टीयरिंग के बिना यात्री कारों का स्टीयरिंग गियर अनुपात इसमें बदल जाता है। तो कितना बदलता है? 8:1 से 10:1, 14:1 से 24:1, 5:1 से 7:1 या फिर 25:1 से 27:1। तो ऑप्शन है, आंसर कर सकते हैं आप। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, 14:1 एंड 24:1। तो क्या 14:1 से 24:1 तक ये वेरी कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन द स्लिप एंगल इज ग्रेटर देन एट द फ्रंट द व्हीकल ट्रेंड टू। तो जब स्लिप कोण सामने से अधिक होता है तो वाहन को होता है। तो क्या चीज होती है वाहन में? जब जो स्लिप एंगल होता है वो ग्रेटर होता है, कहां से? फ्रंट से। तो क्या चीज होगा? ओवर स्टीयर होगा, अंडर स्टीयर होगा, या करेक्ट स्टीयर होगा, या फिर ओवर डैम्प्ड होगा। यानी कि जितना स्टीयरिंग काटा है उससे ज़्यादा कटेगा, या फिर जितना काटा है उससे कम कटेगा, या फिर जितना जो करेक्ट है जितना स्टीयरिंग को टर्न किया गया उतना ही करेगा, या फिर ओवर डैम्प्ड होगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा इस क्वेश्चन का? तो जब स्लिप कोण सामने से अधिक होता है तो वाहन को क्या होता है? ओवर स्टीयर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओवर स्टीयर होगा अगर स्लिप एंगल सामने से अधिक होगा तो। नेक्स्ट है, द टर्निंग सर्कल रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू। तो घुमाव वक्रता त्रिज्या के अनुपात में होती है। तो जो टर्निंग सर्कल रेडियस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? व्हील बेस और व्हीकल के, व्हील ट्रैक के, लेंथ ऑफ द टाई रोड के, या फिर कैस्टर एंड कैम्बल के। तो किसके प्रोपोर्शनल होगा सर्कल रेडियस? व्हील बेस और व्हीकल के होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द स्लिप जॉइंट्स परमिट अ चेंज इन द स्लिप जॉइंट को बदलने के लिए की अनुमति होती है। तो जो स्लिप जॉइंट को बदलने की अनुमति, क्या क्या चीज़ बदल सकता है स्लिप जॉइंट? तो ऊपर भी हमने सेम क्वेश्चन डिस्कस किया था, बस उसकी लैंग्वेज अलग थी। तो लेंथ ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट की लेंथ को बदल सकता है स्लिप जॉइंट, स्पीड की रोटेशन को बदल सकता है, ये डायमीटर, शाफ्ट की डायमीटर को बदल सकता है यानी कि व्यास को बदल सकता है शाफ्ट की, या फिर शाफ्ट के टॉर्क को बदल सकता है। तो जो स्लिप जॉइंट है वो किस चीज़ की चेंज को परमिट करती है? लेंथ ऑफ द शाफ्ट। तो शाफ्ट की लंबाई में चेंज कर सकती है, और परमिट भी यही कहती है कि जो लेंथ है शाफ्ट की उसको एडजस्ट कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्टिकुलेटेड व्हीकल्स मीन। तो संरेखित वाहन का मतलब होता है। तो क्या मतलब होता है संरेखित वाहन का मतलब? जो आर्टिकुलेटेड व्हीकल्स होते हैं। तो क्या होता है? अ ट्रैक्टर टू विच अ ट्रेलर इज अटैच। तो एक ट्रैक्टर जिसके साथ ट्रेलर अटैच्ड हो, जुड़ा हुआ हो, उसको कहते हैं। या फिर लग्जरी व्हीकल को कहते हैं, या फिर ऑफ रोड व्हीकल को कहते हैं। ये लास्ट ऑप्शन है, लाइट कॉमर्शियल व्हीकल को कहते हैं। तो आर्टिकुलेटेड व्हीकल हम किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास है, आंसर कर सकते हैं आप। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अ ट्रैक्टर टू विच अ ट्रेलर इज अटैच। तो जिस ट्रैक्टर के साथ ट्रेलर जुड़ा होगा उसको हम क्या कहते हैं? संरेखित वाहन कहते हैं, यानी कि आर्टिकुलेटेड व्हीकल्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओमनी बस मीन्स। तो ओमनी बस का मतलब होता है। तो क्या मतलब होता है ओमनी बस का? आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो चेचिस एंड बॉडी के क्वेश्चन है वो इसी टाइप के आपके आने वाले हैं। जो साइड बैक वो सेडान होता है, हैचबैक होता है, तो ये सब बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो देख लेते हैं ओमनी बस का मतलब क्या होता है। ऑप्शन है, व्हीकल कंस्ट्रक्टेड टू कैरी मोर देन 6 पर्सन एक्सक्लूडिव ड्राइवर। तो क्या जो व्हीकल है बनाया जाता है किसके लिए? छः छः यात्रियों को, 6 यात्रियों के लिए बनाया जाता है ड्राइवर के अलावा। नेक्स्ट है, व्हीकल कंस्ट्रक्टेड टू कैरी मोर देन 6 पर्सन इंक्लूडिंग ड्राइवर। तो क्या व्हीकल बनाया जाता है छः पैसेंजर को ले जाने के लिए जिसमें ड्राइवर भी शामिल होता है। या फिर अगला ऑप्शन है, व्हीकल कंस्ट्रक्टेड टू कैरी लेस देन 6 मेंबर एक्सक्लूडिव ड्राइवर। तो व्हीकल बनाया जाता है
6 पैसेंजर के लिए, जिसमें ड्राइवर को हटा के 6 पैसेंजर के लिए बनाया जाता है, यानी 6 पैसेंजर से कम के लिए बनाया जाता है। और लास्ट ऑप्शन जो है वो है व्हीकल कंस्ट्रक्टेड टू कैरी लेस देन 6 मेंबर एक्सक्लूडिंग ड्राइवर। तो या फिर व्हीकल को बनाया जाता है जो 6 पैसेंजर होते हैं ड्राइवर को एक्सक्लूड करके, तो उस बॉडी टाइप को हम ओमनीबस कहते हैं। तो इनमें से कौन सा होगा जिसको हम ओमनीबस से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्हीकल कंस्ट्रक्टेड टू कैरी मोर देन 6 पर्सन एक्सक्लूडिव ड्राइवर। तो जिस गाड़ी में हम 6 पैसेंजर को बिठा सकते हैं ड्राइवर को छोड़ के, ड्राइवर को उसमें गिनती नहीं होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? ओमनीबस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हील सेंटरीज। तो व्हील का केंद्र होता है, तो व्हील का केंद्र क्या होता है? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट एंड रियर व्हील्स। फ्रंट और रियर व्हील के जो सेंटर से सेंटर तक की जो दूरी है उसको हम व्हील सेंटर कहते हैं। या फिर सपोर्टिंग मेंबर बिटवीन द एक्सल एंड रिम, तो जो रिम और एक्सल का सपोर्टिंग मेंबर होता है उसको कहते हैं। या फिर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट व्हील्स ओनली, तो जो फ्रंट व्हील का सेंटर होता है, दोनों फ्रंट व्हील का, उनके सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस को हम व्हील सेंटर कहते हैं या फिर व्हील बेस को कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सपोर्टिंग मेंबर बिटवीन द एक्सल एंड रिम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉमनली यूज्ड एंटी फ्रीज आर, तो आमतौर पर उपयोग होने वाले एंटी फ्रीज है। तो जो एंटी फ्रीज कूलेंट यूज किया जाता है वो आमतौर पर कौन सा यूज किया जाता है? तो अल्कोहल बेस्ड एथाइल ग्लाइकोल यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिसमें एथाइल ग्लाइकोल यूज किया जाता है जिसमें थोड़ा बहुत अल्कोहल भी होता है, तो अल्कोहल बेस का किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द कूलिंग सिस्टम इज डिजाइन टू रिमूव ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द इंजन सिलेंडर। तो जो कूलिंग प्रणाली है डिजाइन की गई है इंजन सिलेंडर में उत्पन्न गर्मी को हटाने के लिए। तो कितनी गर्मी को हटाने के लिए की गई है? 30 से 35%, 60 से 70%, 40 से 45%, या फिर 10 से 20%। तो इनमें से कितने पर कुछ जो कूलिंग सिस्टम का डिजाइन है वो कितनी परसेंट हीट को रिमूव कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 30 to 35%। पर ये वेरी करता है, मैन्युफैक्चरर पे भी वेरी करता है, तो इसके आंसर थोड़ा डिफरेंट भी हो सकते हैं। लेकिन जो एज पर बुक है, ITI की बुक है, उससे 30 to 35% ही ज़्यादातर बुकों में इसका आंसर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द अनस्प्रंग मास इन अ व्हीकल सिस्टम इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो एक वाहन प्रणाली में अस्थिर भार मुख्य रूप से संरचित होता है। तो जो अनस्प्रंग मास है व्हीकल सिस्टम का उसको किस में कंपोस्ट किया जाता है? तो ऑप्शन है द फ्रेम असेंबली में, या फिर गियर बॉक्स एंड प्रोपेलर शाफ्ट में, या कंपोनेंट बिटवीन द सस्पेंशन एंड रोड सरफेस। तो जो सस्पेंशन और रोड सरफेस के बीच में जो कंपोनेंट होता है उनमें, या फिर इंजन एंड एसोसिएट पार्ट, और इंजन और उसके साथ के लगे हुए पार्ट। तो चार ऑप्शन है आपके पास, इनमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कंपोनेंट बिटवीन द सस्पेंशन एंड रोड सरफेस। तो जो सस्पेंशन और रोड सरफेस के बीच में जो भी कंपोनेंट लगा होता है उसको कहते हैं। नेक्स्ट है अनलेडन वेट मीन्स। तो जो खाली वजन का मतलब होता है, तो खाली वजन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है वेट ऑफ द व्हीकल इंक्लूडिंग ऑल इक्विपमेंट, यानी कि जो वेट है गाड़ी का, मतलब सारे जितने भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जितने भी उसमें सिस्टम लगे हुए हैं, उन सबको मिला के जो वेट है उसको कहते हैं। या फिर वेट ऑफ द व्हीकल विद पैसेंजर, तो जो गाड़ी में सवारी बैठी है उसके वेट को मिला के। या फिर तीसरा ऑप्शन है वेट ऑफ पैसेंजर, यानी कि पैसेंजर के वेट को क्या कहते हैं? अनलेडन वेट कहते हैं। लास्ट ऑप्शन है वेट ऑफ अ व्हीकल विदाउट ऑल इक्विपमेंट। तो जो व्हीकल का वेट है विदाउट इक्विपमेंट के उसको कहते हैं हम अनलेडन वेट। तो क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, वेट ऑफ अ व्हीकल इंक्लूडिंग ऑल इक्विपमेंट। तो वेट ऑफ द व्हीकल इंक्लूडिंग ऑल इक्विपमेंट में इसको हम क्या कहेंगे? अनलेडन वेट कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑल इक्विपमेंट में मतलब इसमें जैसे जो फ्यूल सिस्टम से रिलेटेड है, जो फ्यूल सिस्टम से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट है वो सभी लगे हुए हैं, या ब्रेक सिस्टम से रिलेटेड इक्विपमेंट है, तो इन इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं जो बेसिक गाड़ी में लगे होते हैं, तो उसी की बात कर रहे हैं इसमें। तो क्या इंक्लूडेड रहते हैं किसमें? व्हीकल के वेट के साथ, तो उसी की हम
अनलेडन वेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रॉस मेंबर ऑफ अ कार फ्रेम इज एडेड फॉर, तो एक कार के फ्रेम के सदस्यों को जोड़ा जाता है इसके लिए, तो किसके लिए जोड़ा जाता है? प्रोवाइडिंग टॉर्सनल रिजिडिटी, तो जो टॉर्सनल रिजिडिटी है, कठोरता है, उसको प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट है बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ साइड मेंबर, तो साइड मेंबर की बेंडिंग स्ट्रेंथ के लिए। सी ऑप्शन है रेसिस्टेंस टू वर्टिकल शॉक लोड एक्टिंग सिमेंटेसली ऑन बोथ फ्रंट व्हील्स। लास्ट ऑप्शन है रेसिस्टेंस ऑफ वियर एंड टॉर्सनल स्ट्रेंथ ऑफ द फ्रंट एंड ऑफ द फ्रेम। तो चार ऑप्शन है आपके पास। राइट आंसर होगा इसका जो एक्स मेंबर ऑफ कार फ्रेम को ऐड किया जाता है, किसके लिए? प्रोवाइडिंग टॉर्सनल रिजिडिटी, तो क्या जो टॉर्सनल कठोरता है उसको प्रोवाइड करने के लिए दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द रियर एंड सस्पेंशन अरेंजमेंट इन विच रियर एंड टॉर्क इज एब्जॉर्ब्ड बाय द स्प्रिंग इज कॉल्ड द, तो पीछे की सस्पेंशन व्यवस्था जिसमें पीछे का टॉर्क स्प्रिंग द्वारा अवशोषित होता है उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? टॉर्क ट्यूब ड्राइव कहा जाता है, हुक्स ड्राइव कहा जाता है, डिफरेंशियल ड्राइव कहा जाता है, या फिर हॉचकिस ड्राइव कहा जाता है। तो कौन से सस्पेंशन में, पीछे के सस्पेंशन व्यवस्था में, कौन से सिस्टम में जिसमें पीछे का जो टॉर्क है स्प्रिंग द्वारा अवशोषित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हॉचकिस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हॉचकिस। नेक्स्ट है ऑल फोर व्हील्स मस्ट रेसिस्ट द, तो सभी चार पहियों को नियंत्रित करना होता है। तो क्या नियंत्रित करना होता है सभी चार पहियों को? ऑप्शंस है ब्रेकिंग स्ट्रेस एंड विदस्टैंड साइड थ्रस्ट, तो ब्रेकिंग का जो स्ट्रेस होता है उसको साइड थ्रस्ट के साथ, या फिर लोड ड्यू टू बम्प एंड पिट, तो जो बम्प के कारण लोड आता है उसको कंट्रोल करना होता है, या फिर स्पीड ऑफ द व्हीकल की स्पीड को। लास्ट ऑप्शन है वेट ऑफ अ स्प्रिंग मास ओनली। तो जो ऑल फोर व्हील्स होते हैं, जो सभी चार पहिए होते हैं, उनको क्या नियंत्रित करना होता है? ब्रेकिंग स्ट्रेस एंड विदस्टैंड द साइड थ्रस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रेकिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रिक्शनल अफेक्ट बिटवीन द ब्रेक ड्रम एंड द, तो जो ब्रेकिंग प्रोड्यूस होती है वो किसके बीच में होती है? ब्रेक ड्रम और किसके बीच में होती है? तो व्हील स्टब के बीच में होती है, व्हील रिम के बीच में होती है, ब्रेक शूज के बीच में होती है, या फिर व्हील सिलेंडर पिस्टन के बीच में होती है। तो जो ब्रेक होता है वो किन दोनों के बीच में लगता है? तो ये जैसे ब्रेक ड्रम है, तो ब्रेक ड्रम और किसके बीच में लगेगा? ब्रेक शू के बीच में। जो फ्रिक्शनल कांटेक्ट होता है, ब्रेक लगता है, वो ब्रेक शू और ब्रेक ड्रम के बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द फ्लेंज ऑफ द रिम विच प्रोवाइड्स डैश्ड सपोर्ट टू द टायर, तो टायर को समर्थन प्रदान करने वाले रिम के फ्लैंज को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? रेडियल सपोर्ट कहते हैं, लेटरल सपोर्ट कहते हैं, लीनियर सपोर्ट कहते हैं, या फिर बोथ रेडियल एंड लीनियर सपोर्ट। तो जो टायर को समर्थन प्रदान करने वाले रिम के फ्लैंज होते हैं उसको क्या कहते हैं? द फ्लैंज ऑफ द रिम विच प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ द टायर, तो जो सपोर्ट करते हैं टायर को उसको कहते हैं हम लेटरल सपोर्ट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है साइड वॉल ऑफ अ टायर में हैव, तो टायर की साइड वॉल में हो सकते हैं। तो टायर की साइड वॉल में कौन सा कलर हो सकता है? वाइट कलर हो सकता है केवल, या केवल काला कलर हो सकता है, या फिर रेड कलर और ब्लैक कलर हो सकता है, या फिर ब्लैक एंड वाइट कलर हो सकता है। तो जो साइड वॉल है टायर की उसमें कौन सा कलर हो सकता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लैक एंड वाइट कलर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द लोड रेटिंग ऑफ द टायर, तो टायर का जो लोड रेटिंग है वो क्या होता है? तो इंक्रीज विद द टायर विड्थ एंड द आउटर डायमीटर, तो क्या जो टायर विड्थ और आउटर डायमीटर के साथ इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है डिक्रीज विद द टायर विड्थ एंड आउटर डायमीटर, तो टायर की विड्थ और आउटर डायमीटर के साथ घटती है। तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज विद द टायर विड्थ ओनली, तो टायर विड्थ के साथ बढ़ती है केवल, या फिर टायर विड्थ के साथ केवल घटती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज विद द टायर विड्थ एंड द आउटर डायमीटर, तो क्या आउटर डायमीटर और टायर विड्थ के साथ बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द रनिंग गियर इंक्लूड्स, तो जो रनिंग गियर में शामिल होता है, तो क्या होता है रनिंग गियर में शामिल? तो व्हील्स होते हैं, जैक होते हैं, रोड होते हैं, या फिर स्टीयरिंग होता है। तो रनिंग गियर्स में क्या होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा,
व्हील्स होते हैं रनिंग गियर्स में। नेक्स्ट है द मैक्स लोड पर टायर सेल, तो प्रति टायर का अधिकतम भार, तो जो प्रति टायर का अधिकतम भार क्या होता है, तो एग्जिस्ट द हाईएस्ट लोड स्पेसिफाइड एट द मैक्स इन्फ्लेशन प्रेशर फॉर अ टायर ऑफ दैट साइज द प्लाई रेटिंग, या फिर सेकंड ऑप्शन है नॉट एग्जिस्ट द हाईएस्ट लोड स्पेसिफाइड एट द मैक्स इन्फ्लेशन प्रेशर फॉर अ टायर ऑफ दैट साइज द प्लाई रेटिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नॉट एग्जिटिंग द हाईएस्ट लोड स्पेसिफाइड एट द मैक्सिमम इन्फ्लेशन प्रेशर ऑफ अ टायर ऑफ दैट साइज एंड प्लाई रेटिंग। तो जो टायर है, जो उसकी प्लाई रेटिंग है और साइज है, जितना उसमें स्पेसिफाइड होगा कि इतने ये टायर इतना लोड उठा सकता है, तो उसी पे ही वो काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अ व्हील कंस्ट्रक्शन दैट द सेंटर लाइन ऑफ द रिम इज कोइंसिडेंट विद द अटैचमेंट फेस ऑफ द मेटल डिस्क इज कॉल्ड एज, तो एक व्हील जो रिम की केंद्रीय रेखा को मेटल डिस्क के साथ संलग्नता मुख से मेल खाती है उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, जीरो सेट कहते हैं, आउटसाइड कहते हैं, या इनसेट कहते हैं, या ऑफसेट कहते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, एक बार दोबारा पढ़ सकते हैं आप, अ व्हील कंस्ट्रक्टेड दैट द सेंटर लाइन ऑफ द रिम इज कोइंसिडेंट विद द अटैचमेंट फेस ऑफ द मेटल डिस्क इज कॉल्ड, तो क्या जो मेटल डिस्क के साथ अटैच्ड रहती है तो उसको हम क्या कहते हैं, केंद्रीय रेखा। उस केंद्रीय रेखा को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जीरो सेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, और अभी तक आपने प्रीवियस 21 क्लासेस नहीं देखी है यस बैच सीरीज की, तो आप ज़रूर देखें। और जल्द ही आपके एडमिट कार्ड जारी होने वाले हैं कुछ ही दिनों में। अभी 1-2 एग्ज़ाम है, उसके तुरंत बाद आपके बीआरओ व्हीकल मैकेनिक का एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो लगातार पढ़ाई करते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।